Hello everyone, this is Anushka once again welcomes you all on the Omeshka classes. So without a further ado, let's just get into the video and start the GPCR signaling. देखिए लास्ट टर्न पे मैंने आपको GPCR के बारे में एक जनरल आउटलाइन बता दिया था कि GPCR किस तरीके से काम करता है और क्या उसके स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने के रीजंस होते हैं। GDP से बाइंड होगा तो क्या होगा, GDP से बाइंड होगा तो क्या होगा। तो आज उसके मैकेनिज़्म को एक शॉर्ट समराइज फॉर्म में हम सबसे पहले देखते हैं, बिकॉज इसके आगे जो मैं आपको दो सेल सिग्नलिंग पाथवेज बताने वाली हूँ, दे आर ऑल बेस्ड ऑन दिस GPR सेल सिग्नलिंग। ठीक है, GPCR का मतलब क्या है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। GPCR दैट मीन्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो कि किससे कपल्ड रहते हैं, जी प्रोटीन से बाइंड रहते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम मान के चलते हैं रिएक्शंस अभी ऑफ है दैट मीन्स उस पर कोई आपका लाइगेंड बाउंड नहीं है रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि लाइगेंड सबसे पहले आएगा, लाइगेंड बाइंड विद द GPCR। ये आप एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को आप कंसीडर करिए ना। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मैंने बताया, जैसे ये आपका GPCR बताया था, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपका GPCR है। अब GPCR से एसोसिएटेड क्या है, ये जी प्रोटीन में कितनी सब यूनिट बताई थी आपको, 3, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो अल्फा, बीटा और गामा होती हैं, ये तीनों किसके साथ बाउंड रहती हैं, GDP के साथ। ठीक है ना, तो ये एक साथ बाउंड रहती हैं इन नॉर्मल और इन द ऑफ कंडीशन, जब सेल सिग्नलिंग आपकी कंटिन्यू नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि लाइगेंड आके बाइंड किया, लाइगेंड आया और इस GPCR की सरफेस पे जाके बाइंड कर गया। बाइंड होने के बाद क्या होगा, दे विल बी द एक्टिवेशन ऑफ दिस GPCR। इस GPCR का क्या होगा, एक्टिवेशन होने से क्या होगा कि भाई इसमें क्या होंगे, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। ठीक, इस प्रोटीन स्ट्रक्चर में होंगे कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, जिन चेंजेस के रिजल्ट से क्या होता है कि जो रिसेप्टर है, मीन्स ये जो GPCR है, ये किसकी तरह काम करने लगेगा, एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, दैट इज GEF। अब नाम से क्या पता चल रहा है आपको कि ये जो रिसेप्टर है क्या करेगा, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज करने का काम करेगा। कैसे एक्सचेंज करता है, ये क्या करेगा, GDP को कन्वर्ट कर देगा किसमें, GTP में। देखिए, ग्वानिन एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड फैक्टर GEF क्या काम करता है, ग्वानिन को GDP को कन्वर्ट कर देगा GTP में। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो वही चीज़ कि GEF ने क्या किया, एक्सचेंज द GDP टू GTP। तो क्या हुआ, रिएक्शन आपकी ऑन हो गई। ऑन क्यों हुई, देखो जैसे ही ये क्या हुआ, GTP आया यहाँ पे, तो GTP के आते ही क्या हुआ, ये जो अल्फा सब यूनिट थी ये पूरा ब्रेक हो जाएगा एंड दिस अल्फा सब यूनिट विल बाउंड टू GTP। ठीक, और आपकी ये जो बीटा और गामा है ये दोनों अलग हो जाएंगी, लेकिन दे विल स्टिल रिमेन अटैच्ड टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हट के कहीं दूर चले जाएंगे, नो, इट विल स्टिल बी इन द कॉन्टेक्ट विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या हुआ स्विच ऑन होते ही कि G अल्फा डिसोसिएट फ्रॉम द बीटा एंड गामा सब यूनिट्स। ये जो G अल्फा था हमने बताया पहले एक हेट्रोटाइमेरिक कॉम्प्लेक्स में था, लेकिन अब क्या हुआ, GDP तो हट ही गया, साथ में अल्फा सिर्फ GTP से बाउंड हुआ और बीटा और गामा ये एक डायमर की फॉर्म में अलग हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो अलग हुए हैं, दिस इज बीटा गामा हेट्रोडाइमर एंड दिस अल्फा GTP कॉम्प्लेक्स, ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
डिपेंड करता है कि हम अभी किस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी जनरल सिर्फ आपको GPCR के बारे में बात बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई जो अल्फ़ा, जी अल्फ़ा और GTP है वो अलग आपकी सेल सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और जी बीटा गामा जो है इट विल स्टार्ट द अदर सेल सिग्नलिंग कैस्केड रिएक्शंस। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये रिएक्शन हो गई, मतलब इधर आपका क्या होगा, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वंस द रिस्पॉन्स इज बीइंग डन, एक बार सेल सिग्नलिंग हो गई तो क्या हमेशा इसी तरीके से ये भाई कि एक्टिवेटेड स्टेट में रहेगा? नहीं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि देखो, जो इसकी अल्फ़ा सब यूनिट होती है, अल्फ़ा सब यूनिट में एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है GTPase एक्टिविटी, जो मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि दिस G प्रोटीन हैव GTPase एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ इट्स अल्फा सब यूनिट। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज कर देगा द अटैच्ड GTP, इसके साथ जो GTP अटैच्ड है उसको हाइड्रोलाइज करेगा, एंड वंस दिस GTP हैज़ बीन हाइड्रोलाइज्ड, क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप आपका हट गया, तो फिर से क्या रह गया आपके पास, GDP रह गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब GDP रह गया तो फिर से वापस जो पुरानी स्टेट थी फिर वही आ जाएगी, क्या हो जाएगा कि अगेन दिस GDP जैसे पहले बाउंड था अल्फा, और साथ के साथ क्या हुआ भाई, बीटा और गामा भी आ गए, ये बना हेट्रोट्राइमर, और ये साथ में अटैच्ड हो गया GTP के, एंड दे विल स्टिल बाउंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या हुआ अगेन, GDP प्लस G अल्फा बीटा गामा, ये कॉम्प्लेक्स बना, एंड द रिएक्शंस विल स्टॉप, क्या हुआ, स्विच ऑफ हो गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, ये जो G प्रोटीन थी, ये जो GPCR था, इसने कैसा काम किया, स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ किया, और ये दोनों स्विच ऑन और स्विच ऑफ किस पे डिपेंड था कि भाई इससे इसके साथ जो अटैच्ड है वो क्या है, GDP है या GTP है, ठीक है। अब देखो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे, ज़रा बीच में ध्यान दो, हमने आपको ये बता दिया कि GDP से GTP किस तरीके से बन रहा है, बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। लेकिन जो GTP से वापस GDP बनता है, दैट मीन्स कौन सा, ये जो G अल्फ़ा की एक्टिविटी हो रही है, G अल्फ़ा अकेला नहीं करता, इसको कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, और वो सपोर्ट देने वाला कौन होता है, जो रेगुलेट करता है G प्रोटीन की सिग्नलिंग को, जिसको क्या कहते हैं, RGS, इट इज़ द रेगुलेटर ऑफ G प्रोटीन सिग्नलिंग। इसमें कैसी एक्टिविटी होती है, गैप एक्टिविटी, गैप का मतलब GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। GTPase कौन सी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जो GTP को हाइड्रोलाइज करती है, और ये एक्टिविटी किसके पास है, G अल्फ़ा के पास। तो G अल्फ़ा की जो GTPase एक्टिविटी है उसको क्या करता है, ये और इन्हांस करता है, एक्टिवेट करता है, स्टार्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, कोशिश मतलब इन्फेक्ट करता है, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, उसको एक्टिवेट करता है, एंड सेकंड कि ये स्पेसिफिक होता है फॉर द G अल्फ़ा सब यूनिट ऑफ G प्रोटीन, G प्रोटीन की जो G अल्फ़ा सब यूनिट है उसके लिए ये स्पेसिफिक होता है। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा अच्छे से समझ आ गया, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा के चलना, क्योंकि आगे भी जो रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगी, बस क्या होगा कि उसमें कहीं लिगैंड चेंज हो जाएगा, है ना, और आपका जो फाइनल जो रेस्पॉन्स हो रहा है ये कि वो G अल्फ़ा या G बीटा गामा कहाँ जाके एक्ट कर रही हैं वो चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहेगा, बाकी जो नॉर्मल ये सारी चीज़ें हैं कि भाई एक्टिवेशन होगा, देन ब्रेक डाउन होगा बीटा का, और बीटा अलग हो जाएगा GTP के साथ बाउंड, और गामा अल्फ़ा अलग हो जाएगा GTP के साथ, और बीटा गामा एक साथ रहेगा। तो ये रिएक्शंस एज सच वही रहेंगी, और वापस एक बार रिएक्शन हो गई तो फिर से वापस उनका रीएसोसिएशन हो जाएगा GDP
आ जाएगा वापस से GDP की जगह एंड दिस रिएक्शन विल बी स्विच्ड ऑफ। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब शुरू करते हैं हम कौन सा रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट विद CAMP पाथवे नाउ। ठीक है, देखो CAMP पाथवे नाम से पता चल रहा है कि ऐसा एक पाथवे है सेल सिग्नलिंग का जिसमें कौन इन्वॉल्व है, CAMP। तो पाथवे में जाने से पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि भाई CAMP क्या होता है। CAMP में C स्टैंड्स फॉर साइक्लिक एंड AMP दैट मीन्स एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। AMP कुछ सुना सुना सा लग रहा है। AMP किससे बना है? ATP से। ATP आपका जो एनर्जी की यूनिट होती है बॉडी में, सभी जानते होंगे ATP को तो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो साइक्लिक AMP होता है ये किसका डेरिवेटिव होता है? ATP का। ATP से ही बनता है। और किस तरीके से बनता है वो आप यहाँ देखो कि ATP के ऊपर जब एक्शन होता है किसका? एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम का, विच इज़ बीन डिनोटेड बाय AC। अभी हम शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फ्लो चार्ट में ऑब्वियसली हम पूरा नहीं लिख सकते ना स्पेस की वजह से। ठीक है, तो एडिनाइलेट साइक्लेज इस AC वर्क करेगा ATP के ऊपर, दो आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करके क्या बनाएगा? ट्राई में से 2 फॉस्फेट चले गए तो कितना बचा? एक मतलब मोनो। सो दिस विल बी द साइक्लिक AMP दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ क्योंकि साइक्लेज एंजाइम है इसलिए उसका वो साइक्लाइजेशन करवा देता है। अब देखो ये रिएक्शन तो हुई ATP से साइक्लिक AMP बनने की, लेकिन वापस अब रिएक्शन वापस भी तो होनी चाहिए ना भाई। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? दिस फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम विच इज डिनोटेड बाय दिस PDE हेयर। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टरेज मतलब एक ऐसा एंजाइम जो किसको ब्रेक कर रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। और ब्रेक करने के बाद क्या बना देगा? इस साइक्लिक AMP को कन्वर्ट कर देगा सिंपल AMP में। ठीक है, विच AMP कैन बी फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू ATP, राइट। सो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई ये जो AMP है ये एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, जिनमें से एक पाथवे को हम यहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो CREB इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले रिएक्शन को शुरू करते हैं। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ भाई कि जब आपके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या था, कोई लाइगेंड वगैरह उसके पास नहीं आया था GPCR के बाद। नॉर्मल स्टेट में जैसे पहले बताया था मैंने आपको भी, GPCR वाले में क्या था कि GDP बाउंड रहता था अल्फा बीटा गामा सब यूनिट के साथ, लेकिन जैसे ही लाइगेंड आता है लाइगेंड बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ, तो क्या हुआ? दिस G अल्फा विल कंबाइन टू दिस GTP और बीटा गामा आपके अलग हो गए। अब इसके बाद क्या होता है वो आगे रिएक्शन देखिए इसमें कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट रहता है एक एंजाइम, कौन सा? AC। कहाँ पढ़ा? ये रहा एंजाइम एडेनाइलेट साइक्लेज। क्या काम करेगा भाई? जो भी आपके ATP होंगे उसमें से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल के क्या बना देगा? साइक्लिक AMP। इस ग्रीन कलर से मैंने उसमें डिनोट किया है, फ्लो चार्ट में आगे देखिएगा। तो ये जो साइक्लिक AMP था किसकी तरह काम कर रहा था? सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। मैसेंजर मैसेज लेके जाएगा, मैसेज कौन सा? कि भाई एक्टिवेशन होना है। अब मैसेंजर किसके पास लेके गया? ये देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट दिस PKA प्रोटीन काइनेज A। एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं भी काइनेज आता है, काइनेज का मतलब क्या है? फॉस्फोट्रांसफरेज। ठीक है, काइनेज मतलब फॉस्फोट्रांसफरेज। क्या पता चल रहा है इससे कि फॉस्फेट ग्रुप का क्या करवाएगा? ट्रांसफर। ठीक, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा ये किसी न किसी चीज़ का, किसी के ऊपर फॉस्फेट किसी से लेके किसी को दे देगा, ट्रांसफ़र कराएगा। ठीक है, अच्छा इसी के जैसा एक दूसरा भी आता है एंजाइम, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। वो एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज जो फॉस्फोराइलेशन करवाता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये जो काइनेज होता है, देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। काइनेज जो एंजाइम है वो मैंने बताया कि ये फॉस्फोट्रांसफरेज की तरह काम करता है। ठीक है, जबकि जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम होगा वो भी फॉस्फोराइलेशन करवाता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं करता। वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से लेता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ठीक,
फॉस्फोरिक एसिड से डायरेक्ट लेगा वो, जबकि काइनेज क्या करता है, एक किसी हाई एनर्जी बॉन्ड से फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे आपका एटीपी हो गया या जीटीपी हो गया, तो इनसे फॉस्फेट ग्रुप को लेके दूसरे पे ट्रांसफ़र करवाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, देखो प्रोटीन काइनेज ए, काइनेज है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। ठीक, अब होता क्या है, लेकिन उससे पहले भी क्या चाहिए भाई, खुद तो एक्टिव होना चाहिए, और इस पीके का एक्टिवेशन कौन करेगा, ये जो साइक्लिक एएमपी बना है, ये मैसेंजर लेके गया पीके की तरफ। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, कि इसमें बेसिकली ये रहता है टेट्रामर की फॉर्म में, आपको यहाँ दिख रही है, दो आपकी आर यूनिट है और दो आपकी कैटालिटिक सी सब यूनिट है। तो इसमें आर है आपकी रेगुलेटरी और सी है कैटालिटिक। नॉर्मल स्टेट में जब इनएक्टिव होता है तो ये इस तरीके से टेट्रामर की फॉर्म में रहता है। ये जो रेगुलेटरी है इसके ऊपर 4 बाइंडिंग साइट रहती हैं, हर एक के पास 2, तो 2 के पास कितनी हो गई, 4 टोटल। ठीक है, तो ये बाइंडिंग साइट किसके लिए होती हैं, दिस CAMP साइक्लिक AMP के लिए रहती है। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे साइक्लिक AMP बना, साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन क्या हुई, ज़्यादा हुई, तो ये साइक्लिक AMP कहाँ जाके बाइंड कर जाएगा, इसकी इस सब यूनिट्स के पास। ठीक है, रेगुलेटरी सब यूनिट्स के पास। जैसे ही बाइंड किया तो क्या हुआ भाई, जो चीज़ पहले ऑफ थी वो ऑन हो गई। क्या हुआ, ये जो कैटालिटिक सब यूनिट थी ये फ्री हो गई, और फ्री होके कहाँ जाएंगी, ये एंटर कर जाएगी न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद क्या काम होगा इनका, कि भाई जो CREB प्रोटीन जो पहले इनएक्टिव थी, CREB मतलब साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो प्रोटीन थी पहले थी इनएक्टिव, लेकिन जैसे ही इस PKA की कैटालिटिक सब यूनिट जाती है इसके पास, ये कर देती है इसको एक्टिव, एंड वंस इट हैज़ बीन एक्टिव तो ये क्या करेगा, जो जीन होगा उसका ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद कौन सी प्रोसेस होगी भाई, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन हुआ मतलब प्रोटीन बनी, प्रोटीन बनी मतलब उसका एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, कि भाई सेल ने रिस्पॉन्ड किया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। देखो सेम रिएक्शन है, क्या हो रहा है, बस GPCR का आप ध्यान रखिएगा। GPCR का बेसिक कंसेप्ट आपको याद है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप रिकॉल हो जाएंगी। अब इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं एक IP3 डेक पाथवे को। IP3 डेक पाथवे, ये पाथवे भी क्या है आपका GPCR बेस्ड ही है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ऑब्वियसली डायग्राम से यहाँ पे कि ये GPCR लगा हुआ है। तो देखो इनिशियली तो वही है कि भाई वो GPCR किससे बाउंड रहेगा, GDP से बाउंड रहेगा। आपका जो G प्रोटीन है उसमें अल्फा GDP से बाउंड रहेगी, और जो आपकी बीटा गामा है वो भी उसी के साथ एसोसिएट रहेगी। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि एक बारी अगर ब्लू से नहीं करते, हम ग्रीन से लेते हैं। एक बार अगर आपका लाइगेंड आके बाइंड कर जाता है तो क्या होगा, लाइगेंड आके बाइंड किया, अल्फा GDP के साथ बाउंड हुई और आपका बीटा गामा अलग हो गए। बीटा गामा अलग होने के बाद देखो इस IP3 डेक पाथवे में क्या है कि एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं PLC बीटा, दैट इज़ फॉस्फोलाइपेज C बीटा। फॉस्फोलाइपेज, लाइपेज से क्या पता चल रहा है कि भाई ये लिपिड का डिग्रेडेशन करेगा। ठीक है ना, फैटी एसिड्स को डिग्रेड करेगा। देखो ये जो एंजाइम होता है जो आपकी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहता है, उसकी इनर मेम्ब्रेन के साथ पर्टिकुलरली, तो ये एक्शन करेगा इस PIP2 के ऊपर। एक बारी जब इसका अल्फा GDP ब्रेक हो जाता है, जो एक अल्फा GDP और बीटा गामा जो कॉम्प्लेक्स था वो ब्रेक हो गया, GTP के साथ जब बाउंड होगा तो इसमें अल्फा GTP जो होता है वो एक्शन करता है इस PLC बीटा एंजाइम के ऊपर, और इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है, इसका एक्टिवेशन करवाता है। वंस दिस एंजाइम हैज़ बीन एक्टिवेटेड इट विल एक्ट ऑन दिस PIP2 दैट इज़ फॉस्फोटाइडिल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, इसके ऊपर एक्शन करेगा तो क्या बनता है, दो आपके कंपाउंड्स, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें से एक है आपका DAG विच इज़ डायसाइल ग्लिसरॉल, एंड द सेकेंड वन इज़ दिस IP3 इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
अब देखो डेक के बारे में अभी थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले इस IP3 पे कंसंट्रेट करो। IP3 एक बारी बनने के बाद क्या करता है कि ये मूव करता है कहाँ पे, ER के पास, ठीक है। ER के पास मूव करेगा तो IP3 क्या करेगा भाई, इस ER की सरफेस पे जो आपके IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल होंगे, IP3 यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे IP3 काम करेगा एक लाइगेंड की तरह, ठीक। और वो लाइगेंड जैसे ही इससे बाउंड होगा, ये जो कैल्शियम आयन के चैनल्स होंगे ये चैनल हो जाएंगे ओपन। ओपन होने के बाद क्या होगा, जो अंदर कैल्शियम आयन्स था वो बाहर रिलीज होना शुरू होगा। एंड वंस इट हैज़ बीन रिलीज्ड आउटसाइड, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर हुई ज़्यादा, तो कैल्शियम आयन किसके साथ कंबाइन कर गया, इस PKC के साथ, ठीक। ये PKC किसके साथ एसोसिएट रहता है, विद दिस डैग। एक बार डैग बन गया तो PKC इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, साथ में जाके ये जो कैल्शियम आयन थे वो उसको जाके क्या करेंगे, एक्टिवेट। एंड वंस दिस PKC हैज़ बीन एक्टिवेटेड, अब PKC नाम क्या बताया हमने, दिस इज प्रोटीन काइनेज C, काइनेज। इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि काइनेज का मतलब क्या है, काइनेज कहीं भी आएगा तो क्या करेगा, वो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र करेगा, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा पर्टिकुलर प्रोटीन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे PKC का क्या काम करता है, वो फॉस्फोराइलेट करता है द सेरीन एंड द थ्रियोनिन रेजिड्यू ऑन द टारगेट प्रोटीन। अच्छा, इससे पहले वाली रिएक्शन में क्या हो रहा था, CAMP वाली में PKA था, वहाँ पे वो सेरीन रेजिड्यू का फॉस्फोराइलेशन करवा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे दोनों से या तो सेरीन या थ्रियोनिन में से किसी का भी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। एंड वंस द प्रोटीन हैज़ बीन फॉस्फोराइलेटेड इट विल बी एक्टिवेटेड, और एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, वही फर्दर एक्टिव होने के बाद वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस करने के बाद क्या देगी, टारगेट सेल आपकी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, ठीक। क्लियर हो गया ये रिएक्शन पूरा यहाँ पे। अब देखो रिवर्स में वही होगा ऑब्वियसली कि ये जो अल्फा जो G अल्फा सब यूनिट थी वो अपनी क्या करेगी, GTPase एक्टिविटी को दिखाएगा, वापस से GTP को ब्रेक करेगा, यहाँ की क्या हो जाएगा, GDP बाउंड हो जाएगा, ये सारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बंद, ठीक, पूरा इनएक्टिवेट हो जाएगा। और वापस से जब से फिर ज़रूरत होगी तो फिर से आके लाइगेंड बांध करेगा और फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई भी कैसी भी दिक्कत आई, आई एम श्योर कि आपको दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि मैंने बहुत बेसिक्स से लेके शुरू किया था इसको। जो भी कुछ चीज़ें बाकी हैं इसमें अभी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये जो आपकी वीडियोज़ हैं इतना बेसिक से मैं शुरू कर रही हूँ, आई थिंक कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि आप लोगों के साथ साथ और भी लोग बेनिफिट हो सकें, ठीक है ना। तो बस यही बोलूँगी मैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो मेरे वीडियो को, और सबकी हेल्प करो भाई, बढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खुश रहो बस, ठीक है। एंड लेट्स क्रैक इट विद उमेश का क्लासेस, गो ऑन, चलो बाय, टेक केयर।